ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जो लीडरशिप मैनेजमेंट का यूनिट 1, जिसमें हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड स्ट्रक्चर एंड कल्चर को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सबको क्लियर करेंगे ओवरऑल के ना, जो लीडरशिप क्या है, ठीक है, और उसके ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज है, स्ट्रक्चर्स है, कल्चर है, उनको हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन करेंगे मैनेजमेंट एंड ट्रोमोलॉजी को। और उसके अलावा आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को, कि कौन कौन सी डिफरेंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे एंड डिफरेंशिएटेड बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करेंगे। उसके अलावा डिफाइन करेंगे स्टाफ एंड स्टाफ स्टाफ एंड लाइन रिलेशंस क्या होते हैं उसको। और उसके अलावा एक्सप्लेन करेंगे कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है। उसके अलावा डिस्क्राइब करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को एंड अंडरस्टैंड करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल रिस्टेंडिंग्स एंड रिस्टार्टिंग्स को। तो ओवरऑल ये सारे ऑब्जेक्टिव हम इस यूनिट में क्लियर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट, के हम इंट्रोडक्शन करते हैं मैनेजमेंट का, तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आ जाता है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, के किस तरीके से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लीड करते हैं और कंट्रोल करते हैं जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, क्या उनको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और उसको मैनेज करके किस तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके अलावा अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, एफिशिएंट अमाउंट में हम उस चीज़ जो गोल होता है हमारा, एफिशिएंटली हम उसको लेंगे और उसके अलावा इफेक्टिवली उस चीज़ को, गोल को हम अप्लाई करेंगे, ताकि हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो अच्छा बन सके, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से हम अपने गोल पे काम कर सके। उसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आ जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जिसमें आ जाता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट की है, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उस चीज़ को प्लान करना होता है कि किस तरीके से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसको किस तरीके से डायरेक्टिंग कर सकते हैं, इसको किस तरीके से चला सकते हैं, और स्टाफिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, इसको मैनेज करके ऑर्गेनाइज कर और मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं कि ना, कि मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अथॉराइज, जिसमें आ जाती है अथॉरिटी। अथॉरिटी में आ जाता है कि राइट टू मेक अ डिसीजन, कि एक ऐसा जो आपके, अगर हेल्थ केयर प्रोफेशन में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम, एक मैनेजर जो नर्स मैनेजर होता है उसके पास होता है, तो उसके पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए तो वो अच्छे से डिसीजन ले सके, राइट डिसीजन ले सके। तो अथॉराइज हो, और उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो अपनी ड्यूटी और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सही से परफॉर्म करें, ठीक है। ड्यूटी टू परफॉर्म, परफॉर्म असाइन टास्क, जो भी उसको असाइन टास्क मिले हैं उनको सही से वो क्या करें, उसको काम करें, ठीक है, अपनी ड्यूटी को सही से परफॉर्म करें। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, जिसमें क्या आ जाता है कि बीइंग अवेयर आंसरेबल फॉर द आउटकम, आपके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं कोई ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ को काम कर रहा हूँ तो उसका आउटकम कितना निकल रहा है। अगर मैं ये सारी, मुझे अगर यहाँ पे जितनी भी सैलरी मिलती है तो मैं उसके अकॉर्डिंग कितना काम करता हूँ, तो वो सारी होती है अकाउंटेबिलिटी, के हमें अपने काम के लिए अगर हम कोई चीज़ पे करते हैं या फिर हम किसी को देते हैं, तो फिर उन दोनों का एक अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है कि उसके काम के बदले वो क्या कर रहा है।
उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेलीगेशंस, ट्रांसफ़र फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अथॉरिटी, और वो ट्रांसफ़र करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने अथॉरिटीज़ से। और उसके अलावा कोऑर्डिनेशंस के ना एक दूसरे के साथ मिल के काम करना, कोऑर्डिनेशंस हो एंड एक्टिवली टुवर्ड गोल, अपने गोल की तरफ एक्टिवली उनकी कोऑर्डिनेशन हो, एक मिलजुल के वो काम करें, ठीक है। उसके अलावा लीडरशिप क्या करती है, इन्फ्लुएंस अदर अचीविंग ऑब्जेक्ट। और जो दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं लीडरशिप में, क्या होता है कि वो एक टीम वर्क करवा के वो सारे जो गोल होते हैं वो उनको पूरा करती है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है कि मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में हम बात करते हैं फेरोइडर रेक टॉलर्स की, जिसमें आ जाता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में आ जाता है फोकस ऑन द इफेक्टेंसी एंड प्रोडक्टिविटी, के उसमें कितनी इफिशिएंसी है और वो कितना प्रोडक्टिव काम कर रहा है। और उसके अलावा स्टैंडर्डाइज ऑफ द वर्क मेथड, के उसका वर्क मेथड कितना स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, कितना वो प्रोफेशनली अपना काम कर रहा है। और उसके अलावा टाइम एंड मोशंस स्टडीज, और जो भी टाइम है या मोशंस है, ठीक है, उनको स्टडी करना, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी मैनेजमेंट जो थ्योरी है उसमें। और उसके अलावा इसके एडवांटेजेस यही है कि इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी, कि अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम सही तरीके से साइंटिफिक तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो हमारे क्या है, इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी एंड बेटर वर्क परफॉर्मेंस होती है। एंड लिमिटेशन में आ जाता है इग्नोर ह्यूमन फैक्टर्स, के हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आ जाता है इसकी लिमिटेशंस में। उसके बाद बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जिसमें आ जाता है फालियो। हेनरी फालियो में क्या है कि ये उन बतलाया था कि डेवलप 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उन 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के, जिसमें आ जाता है मैनेजमेंट फंक्शन में आ जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंपाउंडिंग्स एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल। तो ये सारे क्या है कि इसके मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं। और इम्पोर्टेंस अगर हम बात करते हैं जिसमें आ जाता है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के, मॉडर्न मैनेजमेंट की फाउंडेशन की थी। तो क्या है कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंपाउंडिंग क्या है, या फिर कोऑर्डिनेशन क्या है, कंट्रोल क्या है, ये 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और फंक्शन दिए थे जो हेनरी है उसने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, जिसमें ये सारी मैनेजमेंट की थ्योरी है, जिसमें आ जाता है मिक्स वेबर्स फॉर्मल रूल्स ऑफ रेगुलेशंस, के फॉर्मल कौन कौन से रूल्स होते हैं, ये सारे मैनेजमेंट थ्योरी में आ जाते हैं। उसके अलावा क्लियर हेरिडेंस, और क्लियर करते हैं हेरिडेंस को एंड विजन डिविजन्स ऑफ द जो भी डिविजन्स ऑफ द लेबर, जो भी लेबर है उसकी डिविजन्स एंड मेट्रिक बेस्ड सिलेक्शंस एंड applications in the healthcare and define responsibilities standard प्रोसीजर, और उसके अलावा स्टैंडर्डाइज एक प्रोसीजर। तो ये आ जाती है हमारी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरीज में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, जिसमें आ जाता है इलेक्शंस, जिसमें आ जाता है कि हमारे पास इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल रिलेशन, के हमारे लोगों के साथ रिलेशंस कैसे हैं, तो वो एक मैनेजमेंट थ्योरी पे बेस करता है। उसके अलावा हम क्या करेंगे कि है ना, एम्प्लॉय दे आर स्टेटिफाई स्टेटिफाई एंड सेटिस्फाई इम्प्रूविंग्स प्रोडक्टिविटी, और किस तरीके से एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करके और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके अलावा हम क्या करेंगे कि ओवरऑल हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसका एग्जांपल लेते हैं, टीम वर्क अमंगिंग द नर्स इम्प्रूविंग पेशेंट केयर, और टीम वर्क करके नर्स को क्या है, इम्प्रूव करनी चाहिए पेशेंट की केयर को। तो ये सारी आ जाती है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी में। बिहेवियर थ्योरी में हम बात करते हैं, बिहेवियर थ्योरी में आ जाता है
बिहेवियर थ्योरी में हम बात करते हैं फोकस ऑन द एम्प्लॉय एंड बिहेवियर एंड मोटिवेशन, के एम्प्लॉय के साथ कैसा बिहेवियर है, मोटिवेशन वो एम्प्लॉयज कितने हैं। ठीक है, उसके अलावा री कॉग्नाइज इंडिविजुअल नीड्स, हमें एक एक जो भी है ना आपका एम्प्लॉय है उसकी जो भी नीड्स हैं उनको देखना चाहिए। और उसके अलावा इनकरेज द पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, हमें उन एम्प्लॉयज को, उन लोगों को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए और उसके अलावा उनके डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये सहारे क्या करते हैं, इसका इम्प्रूव या बेनिफिट हमें यही मिलता है कि इम्प्रूव्ड मोरल जो है वो इम्प्रूव होते हैं और बेटर कम्युनिकेशन होती है। बिहेवियर थ्योरी में हमें ये बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी में ऑर्गेनाइजेशन व्यूज्ड एज अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम, और ऑर्गेनाइज सिस्टम जो हमारा सिस्टमेटिक थ्योरी है उसमें आ जाता है। ऑर्गेनाइज रिव्यू एंड व्यूज फॉर द इंटरकनेक्टेड सिस्टम लाइक इनपुट एंड प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक, कि अगर हमने कोई चीज़ दी है, ठीक है, उसको प्रोसेस करके उसका आउटपुट हमें मिलता है और हम उसका क्या फीडबैक देते हैं, ये सारी आ जाती है सिस्टमेटिक थ्योरीज में। फॉर एग्जांपल, जिसमें अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर में, तो पेशेंट, स्टाफ, इक्विपमेंट एंड द पॉलिसीज एंड वर्क टुगेदर प्रोवाइड केयर, कि हमें इक्विपमेंट, उसके अलावा पेशेंट्स, इन सबको मिला के एक पॉलिसी बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो हमें एक हम क्या कहते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट एंड फीडबैक, हम फीडबैक उसका लेते हैं। तो ओवरऑल ये आ जाता है सिस्टम थ्योरीज में। उसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूअस थ्योरी, जिसमें आ जाता है नो सिंगल बेस्ट मैनेजमेंट स्टाइल एंड मैनेजमेंट अप्रोच डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कि आप किस तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर रहे हो उस चीज़ों को। और फैक्टर्स में आ जाता है एनवायरनमेंट, स्टाफ कंप्लीटेंस एंड उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है कंटिन्यूअस थ्योरीज में। और उसके अलावा बात करते हैं टाइप ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है कि क्लिनिक एक सिंगल एरिया होता है जहाँ पे एक सिंगल डॉक्टर होता है। हॉस्पिटल में क्या होता है कि एक लार्ज एरिया होता है, मल्टी डॉक्टर्स, मल्टी स्टाफ होते हैं, मेडिकल स्टाफ, ठीक है। और उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, लाइक हम कह सकते हैं कि है ना आईसीयू, कोमा, जो भी रूम होते हैं उनमें कोई पेशेंट रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज एंड रिहेबिशंस, जिसमें एक न्यूट्रिशंस, एक रिहेबिशन, कोई भी टेक्निक्स जहाँ पे होती है वो एरिया। और उसके अलावा पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम पब्लिकली किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, किसी डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं। उसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, जिसमें आ जाता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें आ जाता है फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्युनिकेशन अथॉरिटाइज विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्मल अरेंजमेंट हो जहाँ पे जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्युनिकेशंस एंड एक अथॉरिटी हो जिसके बेस पे उनको अथॉरिटाइज किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। एक मतलब अथॉरिटाइज एक लीडर हो और उनकी जो टीम हो उसको मैनेज किया जाए, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्युनिकेशन, जॉब्स अरेंजमेंट से बनती है। जिसका पर्पस यही होता है क्लियरफाई रोल्स के, क्या क्या रोल है उन सारे लोगों के, ठीक है। अथॉरिटी होती है ना तो वो बताती है सबके अलग अलग रोल्स को। और उसके अलावा इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन, ये सारे आ जाते हैं। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का जो मकसद होता है वो यही होता है कि क्लियरफाई रोल्स
कि क्या क्या रोल है उनको क्लियर करा जाए, इम्प्रूव किया जाए कोऑर्डिनेशन को और फैसिलिटेट किया जाए कम्युनिकेशन से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो वो लाइन स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफिंग स्ट्रक्चर एंड मिक्सचर्स स्ट्रक्चर एंड टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, ये सारे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल के। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आ जाता है कि आप ऑफिशियल हेरिडेंस हो उस चीज़ के लिए है, और उसके अलावा हेरिडेंस एंड डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप डिफाइन करें, राइट पॉलिटिक्स एंड प्रोसीजर, जो आपकी जो पब्लिक प्रोसीजर है उसको सही करें और रिटन वर्क में लिखें, और फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल हो आपका, ये आ जाती है फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, रिटन पॉलिसी हो आपके पास, उसके अलावा रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो कि अपना जो आपके काम है उसको आप एक रिस्पॉन्सिबल बन के उसको पूरा करें, और ये सारे आ जाते हैं। तो इसमें हमें एडवांटेजेस यही मिलते हैं कि क्लियर अथॉरिटी हो एंड अकाउंटेबिलिटी हो हमारे पास, के एक कोई भी कितना काम कर रहा है उसको जो भी उसकी प्रोफेशनल उसको सैलरी दी जाती है, उसके पास इतनी अकाउंटेबिलिटी हो के उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अलावा इनफॉर्मल में ऑर्गेनाइजेशन में ये आ जाता है डेवलप नेचुरली, जो हम नेचुरली डेवलप करते हैं अमंग द एम्प्लॉय एंड बेस्ड ऑन द सोशल इंटरेक्शन की वजह से हम एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल वो बन जाता है बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शंस एंड अनऑफिशियली कम्युनिकेशन नेटवर्किंग। उसके साथ कोई भी अनऑफिशियल नेटवर्किंग हो, कम्युनिकेशन हो, और उसके अकॉर्डिंग उसको हायर किया जाए, लिया जाए, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, उसको अनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें आ जाता है कि फास्ट कम्युनिकेशन हो एंड एम्प्लॉय सपोर्ट, और एम्प्लॉय को सपोर्ट मिलता है और हायर कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, फास्ट कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। फॉर्मल में यही आता है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर हो, ऑफिशियल हो, और अनफॉर्मल में क्या आ जाता है, नॉन ऑफिशियल्स एंड प्लान एंड स्पॉन्टेनियसली कोई चीज़ हो जाती है तो इनफॉर्मल में आ जाती है, अगर उसको प्लान किया जाए तो वो फॉर्मल में आ जाती है। ठीक है, हेरिडेंटिकली वो क्या है कि उसके जो भी उसमें एबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको हायर किया जाए, या फिर सोशल रिलेशन की वजह से जिसको हायर किया जाता है वो अनफॉर्मल होता है। और रिटन रोल्स, इसमें रिटन रोल होता है फॉर्मल में, और नॉन फॉर्मल में अनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में नो रिटन रोल्स होते हैं। उसके अलावा अथॉरिटी बेस होता है, यहाँ पे रिलेशन बेस पे एक डिसीजन लिया जाता है। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ ली, उसके बाद हम बात करते हैं लाइन एंड स्टाफिंग रिलेशंस क्या होते हैं। लाइन अथॉरिटी में आ जाता है डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर द एम्प्लॉय, के एक डायरेक्ट अथॉरिटी हो उस एम्प्लॉय पे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अचीविंग गोल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि इसको ये गोल अचीव करना चाहिए। ठीक है, स्टाफिंग अथॉरिटी में आ जाता है कि एडवोकेटरी एंड सपोर्टिव रोल्स, के उसको एक सपोर्ट मिले, और प्रोवाइडिंग्स एक्सेप्टेड एंड गाइडलाइंस, जो उसके अकॉर्डिंग उसको कोई गाइड करने वाला स्टाफ हो तो उसकी अथॉरिटी हो। तो इस इन दोनों में अगर हम बात करते हैं तो लाइन अथॉरिटी में आ जाता है नर्सिंग मैनेजर, और उसके अलावा स्टाफ जो अथॉरिटी में आ जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिटीज, जिसमें आ जाता है जो फॉर एग्जांपल स्टाफ में ये आता है कि हम अगर क्लिनिक पे कोई काम कर रहे हैं, हमें कोई और बता रहा है उस काम के बारे में, तो वो आ जाता है एक स्टाफ अथॉरिटीज में। अगर लाइन अथॉरिटी में हम बात करते हैं कि एक नर्स मैनेजर होता है जो ओवरऑल हॉस्पिटल की जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको चलाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो डिफाइन करता है, इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन
एक मैनेजर होता है, अथॉरिटी होती है, वो इम्प्रूव कराती है कम्युनिकेशन लोगों के साथ और इन्हेंस करती है कोऑर्डिनेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे से मिल के काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन को भी इन्हेंस करती है एंड सपोर्ट करती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि ज़्यादा लोग अगर किसी चीज़ के लिए राज़ी हो रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होती है। इंक्रीज करती है एफिशिएंसी एंड प्रोमोट अकाउंटेबिलिटीज को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम बात करेंगे चीफ एक्सपेक्टिव ऑफर्स लाइक हॉस्पिटल डायरेक्टर्स, वो आ जाता है टॉप लेवल पे। और चीफ एक्सेप्टेड ऑफर्स जिसमें आ जाता है ऑफिसर्स, जिसमें आ जाता है हॉस्पिटल डायरेक्टर। एंड मिडल लेवल में आ जाता है नर्स, सुपर इंटरवेंट एंड डिपार्टमेंट मैनेजर। एंड उसके बाद फर्स्ट लाइन में आ जाता है हेड नर्स एंड यूनिट सुपरविजन। ये सारे क्या है कि ये डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। उसके बाद बात करते हैं जिसमें आ जाते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस, मिडिल लेवल फंक्शंस या फिर फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट फंक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। वो क्या है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी बनाते हैं। जो टॉप लेवल के होते हैं वो पॉलिसी को डेवलप करते हैं एंड ऑर्गेनाइज करते हैं विजन और मिशन को एंड रिसोर्सेज अलोकेशंस बनाते हैं। ठीक है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट फंक्शन में आ जाता है इम्प्लीमेंटेशंस एंड पॉलिसी के उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेट किया जाए एंड कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट किया जाए एंड सुपरविजन्स मैनेजर्स एंड मैनेज रिसोर्सेज, और उन सारी रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट फंक्शन में आ जाता है कि डायरेक्ट सुपरविजन्स ऑफ स्टाफ, के सुपरविजन से स्टाफ की तरफ वो चीज़ें डायरेक्टली हो। और उसके अलावा डेली ऑपरेशंस मैनेजमेंट, डेली बेस पे उन चीज़ों को मैनेज करना एंड स्टाफ शेड्यूलिंग्स एंड पेशेंट केयर मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग्स, रिस्टेटिंग्स, रीसाइनिंग्स में आ जाता है कि मॉडिफाइंग्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स प्रोसेस एंड सिस्टम टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस, के एक सिस्टम है वो इम्प्रूव करता है इफेक्टिवनेस को एंड वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, प्रोसेस करता है उस चीज़ को। एंड रीजंस में आ जाते हैं टेक्निकली advancement and increase competencies and change in the healthcare uh, डिमांड्स को भी वो चेंज करता है। ये सारी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अलावा ऑर्गेनाइज रिस्टार्टिंग्स में आ जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डिपार्टमेंट है उसको अथॉराइज करें, वर्क फ्लो इम्प्रूव करें अपनी परफॉर्मेंस को, और जो भी वर्क फ्लो है उसको भी कम करें। और उसके अलावा इमरजेंसी डिपार्टमेंट या फिर डिसेंट्रलाइजिंग जो अथॉरिटी है उस पे काम करें एंड इंट्रोड्यूस न्यू मैनेजर लेवल इंट्रोड्यूस करें। और उसके अलावा बेनिफिट इसका यही होता है कि इंक्रीज इफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड बेटर पेशेंट आउटकम, तो बेटर पेशेंट का आउटकम निकलता है इन सारी चीज़ों की वजह से। और उसके अलावा समरी में हम बात करते हैं ओवरऑल इस यूनिट के जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव क्लियर किए हैं उन सब के बारे में, जिसमें आ जाता है मैनेजमेंट थ्योरी गाइडलाइंस, ऑर्गेनाइजिंग प्रैक्टिस। थ्योरी गाइडलाइन में यही आ जाता है कि किस तरीके से हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस स्ट्रक्चर्स यूज फॉर वेरियस स्ट्रक्चर में हम हेल्थ केयर ऑर्गेनाइज को यूज करते हैं, जिसमें आ जाता है फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कौन सी होती है, वो किस तरीके से मतलब इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस को। लाइन्स एंड स्टाफिंग रिलेशंस क्या है, और उसके अलावा सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजिंग गोल क्या होता है, डिफरेंस मैनेजमेंट लेवल परफॉर्मेंस एंड
specific functions and restarting help to organize adopt change, और किस तरीके से वो चीज़ों को रीस्टेट करके रीस्टार्टिंग करते हैं और उसमें अडॉप्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, ओवरऑल इस समरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर। ओवरऑल हमने आज हमारा फर्स्ट यूनिट क्लियर किया है लीडरशिप मैनेजमेंट का, जो हमारा BSN 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है।